हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसी का ये कंटिन्यूएंस पार्ट रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सपेंसेस डिसअलाउड के बारे में पढ़ा था और आज का क्लास उसी का कंटिन्यूएशन है जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड को कंप्लीट कर लेगा। कुछ दिन से हम अवेलेबल नहीं थे थ्रू एनी मीडियम ड्यू टू माई हेल्थ इशू, बट आई विल ट्राई दैट आई विल अपलोड एवरीथिंग टिल मंडे। तबीयत अगर परमिट करा तो मंडे तक हम सारा वीडियोस अपलोड कर देंगे रिलेटेड टू पीजीबीपी। 75 to 80% हम लोगों को क्लासेस हो गए इंक्लूडिंग टुडेज़ वीडियो। तो पीजीबीपी से आप निश्चिंत रहिए। आपका दो और पार्ट जो हमको करवाना है, एक कैपिटल गेम और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उससे मेरा आपके साथ 5 हेड्स ऑफ इनकम का सिलसिला जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। भगवान से यही दुआ है कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड का है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो ये मत देखिएगा, समझ नहीं आएगा। तो आज का वीडियो का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 40A सब सेक्शन 2। ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड के बारे में बात करता है। ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड के बारे में बात करता है। कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। ये 40A है, सेक्शन ही का नाम 40A है। ये बोलता है, इस टॉपिक का नाम है पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। व्हेन यू आर गिविंग पेमेंट, a payment to specified person, a payment is made to a specified person। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर का पेमेंट आप करते हो स्पेसिफाइड पर्सन को, और आपका जो ऑफिसर है, ठीक है, वो अगर उसको लगता है कि जो आप एक्सपेंडिचर जो आप पे कर रहे हो बहुत एक्सेसिव पे दिखा रहे हो, बहुत अनरीजनेबल दिखा रहे हो फेयर मार्केट कंपेयर पे, तो वो क्या करेगा, जो एक्सेसिव पार्ट है उसको वो टैक्सेबल कर देगा। तो सर ये स्पेसिफाइड पर्सन में आते कौन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं रिलेटिव्स। जूम कर दूं क्या कैमरा? ओह, ज़्यादा जूम हो गया। ओके। रिलेटिव्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, या फिर और कोई पर्सन जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। तो अगर एक बिजनेसमैन किसी इंसान को पेमेंट करता है और अगर वो पेमेंट एक्सेसिव होता है तो वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउड रहेगा। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी इंसान को कोई पेमेंट करता है, कोई भी सर्विस दिया उसको पेमेंट करता है, वो एक एक्सपेंडिचर है बिजनेस का रिलेटेड, लेकिन अगर वो एक्सेसिव कर रहा है तो वो डिसअलाउड रहेगा। मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को देख के बेसिक कर रहा है, समझिएगा। अश्विन पेमेंट दे रहा है केशव को। अश्विन पेमेंट दे रहा है प्रिया को। प्रिया को वो पेमेंट दे रहा है कोई काम के लिए 1,00,000 रुपये, और केशव को वो पेमेंट दे रहा है 1,30,000 रुपये। हियर अश्विन एंड केशव जो है वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे क्या, दोनों भाई है, ब्रदर्स है। तो ये ब्रदर्स रिलेटिव के डेफिनेशन पे आ गया। तो इफ़ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, तो देखिए
रीज़नेबल मार्केट वैल्यू में फ़ीस इतना है, ठीक है, लेकिन इसको हम 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों भाई है, दोनों डिसाइड किया अगर हम तुमको ज़्यादा पेमेंट दिखाएंगे तो क्या होगा, हम अपना एक्सपेंसेस जो है उसका डिडक्शन ले लेंगे और घर में ही ना पैसा आएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे तुम टैक्स प्लानिंग करने का सोचा, यहाँ पे तुम एक टैक्स प्लानिंग करने का सोचा। तो जब तुम यहाँ टैक्स प्लानिंग करने का सोचा तो लॉ बोला नहीं, जो एक्सेसिबल है वो टैक्सेबल रहेगा, यानी कि मार्केट वैल्यू में 1 लाख चल रहा है, जो 30,000 है, जो 30,000 है आपका, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इस 30,000 पे एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, इसका एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेगा पीजीबीपी में क्योंकि ये मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू है। आई गेस यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है, यू आर क्लियर विद दिस। चलिए एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ आपको। मिस्टर ए has hired his brother for his business and paid him, handwriting ignore करेगा बेटा, paid him 70,000 rupees for सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज का फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज आर, फेयर मार्केट वैल्यू सच सर्विस का कितना है देख लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू सच सर्विस का है, सबसे पहला ऑप्शन ले लीजिए 50,000, दूसरा ऑप्शन ले लीजिए आप 80,000। तो 50,000 अगर फेयर मार्केट वैल्यू तो एक्सेस कितना पेमेंट हो रहा है 20,000। तो ये 20,000 का जो एक्सपेंसेस है, ये जो 20,000 का एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउड रहेगा, इसका कोई आपको वो नहीं मिलेगा, ये डिसअलाउड रहेगा, ठीक है। अब ये जो 80,000 है, क्योंकि आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम ही दे रहे हो, तो इसके लिए ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट नहीं होता, इसके लिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का रहेगा, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का रहेगा वो रहेगा सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। 40A सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। बेसिकली सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 आपको सिंपल सा एक ही फंडा को एक्सप्लेन करवाता है रिगार्डिंग द कैश पेमेंट, रिगार्डिंग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट। नाउ व्हाट इज कैश पेमेंट? नाउ व्हाट इज कैश पेमेंट? कैश पेमेंट का मतलब होता है कि आप क्या, अगर जो मतलब एसएससी जो है वो कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, ठीक है, जिसमें वो कुछ कैश पेमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको समझिए, इसको 2 केस में समझेंगे, इसको हम लोग 2 केस में समझेंगे। सबसे पहले हम आपको केस 1 समझाते हैं। केस 1 पे क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका एक्सपेंसेस जो आप इनकर कर रहे हो और पेमेंट सेम ईयर में हो रहा है। सर मतलब समझा रहे, एसएससी कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, कोई एक्सपेंसेस किया है, उसके लिए वो पेमेंट दे रहा है या फिर बहुत सारा पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है, किसी एक इंसान को पर दिन में, ठीक है।
तो उसका अमाउंट 10,000 होना चाहिए। अगर उसका अमाउंट 10,000 है, मतलब 10,000 में कैश पेमेंट होना चाहिए। मतलब सपोज़ करो ये एक इंसान है, वो कोई सर्विस लिया है किसी से, ठीक है, और उसको 30,000 रुपये देना है। क्योंकि ये मोर देन 10,000 है, और ये अगर 30,000 का पेमेंट वो कैश में कर रहा है, तो उसको ये एक्सपेंसेस जो 30,000 पेमेंट कर रहा है किसी को, वो डिसअलाउड रहेगा। लॉ बोलता है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो जो 10,000 से ज़्यादा है किसी इंसान को इन अ डे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इन अ डे, एक ही डे, मतलब पर डे का यहाँ बात कर रहा है, पर डे का एक इंसान का, मतलब फ्रॉम 1 to 1 का बात कर रहा है, अश्विन टू अलका, इन लोग में अगर कोई पेमेंट हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से, तो अगर वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट 10,000 है तो कैश में आप दे सकते हो, 20,000 है आप कैश में दे सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, आपको उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। अलाउंस कब मिलेगा? अगर आप उस 20,000 का पेमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक किए हो, ठीक है, या फिर बैंक ड्राफ्ट से किए हो, या फिर कोई ECS सिस्टम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से किए हो, या फिर कोई अलग प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड है उससे। मतलब आप कैश में पेमेंट नहीं किए, क्रॉस चेक पेमेंट नहीं किए, आप सीधा हिसाब है, आप याद रखिए, अकाउंट पे ही चेक ड्रॉ किए हो, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर ऑनलाइन प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप दियो, तब आपको एक्सपेंसेस डिसअलाउड मिलेगा। अगर 10,000 के नीचे आया 8,000 तब भी मिल जाएगा, क्योंकि कैश उतना प्रिस्क्राइब्ड है। चलिए एग्जांपल से केसेस करते, समझ जाइएगा, टेंशन का बात नहीं है, समझिए। ए लिमिटेड मिस्टर जेड से सर्विस लिया, मतलब मिस्टर जेड ए लिमिटेड को सर्विस दिया, ए लिमिटेड उसमें उसको पेमेंट दिया, बिल ड्रॉ हुआ, पेमेंट दिया। अब बिल ड्रॉ सपोज़ करो 1 जनवरी को हुआ और पेमेंट दिया उसको वो सपोज़ कर लो 45,000, ठीक है। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था और पेमेंट जो 45,000 ये 5 जनवरी को मिल गया था, तो वही ईयर पे हुआ और वही ईयर पे पे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस है जो बोल रहा है XYZ लिमिटेड पेड कैश, मतलब 45,000 पूरा कैश में पेमेंट किया, तो आपका आंसर रहेगा सर डिसअलाउड सर। दूसरा XYZ पेड कैश 20,000, ठीक है, कैश दिया 20,000 और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज में वो 25,000 पे किया, तो सर ये जो 25,000 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में पे किया तो इसका अलाउड होगा, और क्योंकि ये 20,000 रुपये कैश में पेमेंट किया, 10,000 से ज़्यादा है तो ये डिसअलाउड। और XYZ नहीं है ना, ए लिमिटेड है ना, चले XYZ ही ले लीजिए, इसको भी XYZ ले लीजिए, सॉरी। चलिए अब सिचुएशन देखिए, मज़ेदार कर दे रहा हूँ। XYZ पेड कैश 10,000, 45 में 10 कैश 1,000 रुपया, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस या फिर अकाउंट पे ही चेक से दे दिया 35,000। बोलिए क्या होगा, अलाउड कि डिसअलाउड?
दोनों अलाउड, क्योंकि सर कैश का लिमिट 10,000 है, 10,000 का कैश का लिमिट कर सकता है अलाउड, और क्योंकि अकाउंट पे ही चेक बाकी किया तो दोनों अलाउड। वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए। फ़ोन नंबर XYZ पेड कैश पे किया, समझिए कैश पे किया 10,000 रुपये 5 जनवरी को, अगेन 10,000 रुपये 6 जनवरी को, अगेन 10,000 रुपया 7 जनवरी को, और 15,000 रुपया कैश ही पेमेंट किया 8 जनवरी को। क्या हो गया, 10, 20, 30 और ये हाँ 45 टोटल में हो गया। तो बताइए अलाउड कि डिसअलाउड? सर कैश 10,000 पेड किया, अलाउड। सर वापस कैश पेमेंट किया, वो अलाउड। देखो हम आपको सबसे पहले बोले थे प्रोविज़न पे लेके हम लोग पर डे के बेसिस पे देखेंगे। अगर पर डे आप कोई इंसान को एक्सपेंडिचर आप इनकर के और उसका पेमेंट पर डे 10,000 से ज़्यादा आप अगर कैश में देते हो तो डिसअलाउड रहेगा। मतलब क्या, अगर आप उसको अलाउड करना चाहते हो तो अकाउंट पे ही से दो, तो पर डे का हिसाब। तो पर डे में 5 जनवरी को 10,000 दिया इसीलिए अलाउड, वापस से 10,000 6 को दिया अलाउड, 7 को दिया अलाउड, 15,000 कैश दिया सर ये डिसअलाउड है क्योंकि 10,000 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए ये डिसअलाउड। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, तो आपका कंसेप्ट ठीक रहे इसीलिए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हर केस को। XYZ पेड ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को पेमेंट किया। क्या किया पेमेंट? कैश पेमेंट किया 8,000 का, क्रॉस्ड चेक पेमेंट किया 7,000 का, और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पे वो दिया 30,000 का। तो क्या होगा इसमें, देखिए 5 जन को अदर देन कैश क्रॉस चेक ये सब डिसअलाउड है। ये सब क्या है? डिसअलाउड है। ये सब क्या है? डिसअलाउड है, क्योंकि 8 और 7 मिला के होता है 15,000, 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसअलाउड है, नहीं मिलेगा, ये अलाउड है। सर कैश का बात किए थे ना, हाँ तो कैश भी तो है। हम क्या बोले थे आपको, अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है एसएसजी और उसका पेमेंट पर डे के हिसाब से किया जा रहा है अदर देन अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, तो उसका डिसअलाउड है। 8 और 7 मिला के 15 हो जा रहा है पर डे के हिसाब से। अगर ये 8 अलग अलग देता तो ये अलाउड रहता। मतलब क्या बोलने का, ध्यान से समझिए वापस से एक सिचुएशन पे। XYZ पेड ऑन 5 जन, कैश दिया 4,000 का, क्रॉस चेक दिया 4,000 का, अकाउंट पे चेक 20,000 और ECS 17,000। तो सर ये तो अलाउड है, और सर ये दोनों मिला के 4 8,000 हो रहा है, 10,000 के लेस है, तो ये भी अलाउड है। लास्ट सम कर लीजिए। XYZ लिमिटेड, ठीक है, और सर बी सर्विस दिया, उसको पेमेंट करना है, तो 2 ठो बिल ड्रॉ हुआ, बिल 2 ठो ड्रॉ हुआ, ध्यान दीजिएगा, बिल 2 ठो ड्रॉ हुआ। एक 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ 1 जनवरी को, 2 अलग अलग बिल है, मतलब 2 ट्रांजैक्शन हुआ है, और एक 7,000 का बिल ड्रॉ हुआ 4 जन को। और क्वेश्चन पे बोला है कैश पेड 15,000 ऑन 5 जन, पेमेंट एक साथ हुआ 5 जन को। ये तो आप नॉर्मली अपना बुद्धि लगाइएगा, देखिए 15,000 से 10,000 से ज़्यादा पेमेंट किया एक डे में तो
डिसअलाउड नहीं, अलाउड होगा क्योंकि बिल अलग अलग है, बिल जो है वो अलग अलग है। अगर बिल अलग अलग है मतलब अगर कोई एसएससी इनकर करता है कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी पेमेंट या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो एक इंसान को दिया जाता है दिन में, उसका बात हो रहा है। यहाँ पे बिल ही अलग अलग है, अलग अलग बिल ड्रॉ हुआ है और अलग अलग इंसान को पे किया जा रहा है, इसीलिए इसका हिसाब अलग अलग लिया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट केस 1। केस 2 का सिचुएशन सेम है। केस 2 का सिचुएशन सेम है, हल्का सा स्लाइड चेंज है, आप ध्यान से समझिएगा। केस 2 में क्या होता है, आप एक्सपेंडिचर इनकर किए हो एक ईयर में, ईयर 1 में सपोज करो, और उसका पेमेंट आप करते हो ईयर 2 में। क्या मतलब सर? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर किए प्रीवियस ईयर 1920 पे, आप उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले चुके हो 1920 पे। प्रीवियस ईयर का जब 1920 का टैक्स कैलकुलेट हो रहा था तो आप उस समय इसका एक्सपेंडिचर ले लिया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया लेकिन एक्सपेंसेस आप ले लिए, डिडक्शन ले लिए। बोले ठीक है सर। अब ईयर 2 में 2021 का जब टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, आप क्या किए, आप सोचे कि डिडक्शन तो ले ही चुके हैं, अब हम कैश पे करें किस पे भी करें, हमको उससे क्या लेना देना। तो तुम क्या किया, तुम यहाँ पे फुल पेमेंट कर दिया कैश में, 50,000 पूरा कैश में, सपोज कर लो 50,000 अमाउंट तो कैश में, ये सोचते हुए कि डिडक्शन तो हमको ऑलरेडी मिल ही गया है, अब हम कैश में पेमेंट करें कि क्या करें, हमको उससे मतलब नहीं है। तो लॉ बोलता है इससे बचने का, जो तुम टैक्स प्लानिंग के लॉ बोलता है, जो तुम ये 50,000 यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पे, उस एक्सपेंसेस का ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे डिसअलाउड वर्ड नहीं आता है, यहाँ पे टैक्सेबल वर्ड आ जाता है, यहाँ पे जो वर्ड आता है वो हो जाता है टैक्सेबल। व्हाट आई मेंट टू से इज, ध्यान दीजिएगा, व्हाट आई मेंट टू से इज, सपोज करिए देयर इज़ अ कंपनी नेम ABC लिमिटेड, ओके, मिस्टर वी सर्विस दिया उसको, तो बिल पेमेंट का बात हुआ, तो बिल 1 जो था वो 30 मार्च को ड्रॉ हुआ, जो आपका ईयर 1 में फॉल होता है, और कंपनी जो है पेमेंट किया आपका 5 अप्रैल, जो ऑब्वियसली ईयर 2 में फॉल हो जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो 50,000 का जो आप डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, वापस से आप 5 अप्रैल पे अगर उसको कैश पे दे रहे हो तो वो तो डिसअलाउड है। आप तो सोचोगे कि हमको तो मिल गया, हमको लेना देना नहीं है। तो लॉ बोला यहाँ अगर आप 50,000 डायरेक्ट कैश पेमेंट पे ले रहे हो तो वो एक्सपेंसेस पूरी तरह से टैक्सेबल कर देंगे। अगर रूल फॉलो कर रहे हो, 10,000 के नीचे कैश पेमेंट कर रहे हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का क्यों कंसेप्ट लाया, इसलिए लाया ताकि पता चले कि लोग इनकम्स पे टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी का इनकम पता चले लोग टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 40A का कुछ डिस्कशन, छोटे छोटे डिस्कशन और है जो हम लोग थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट लगेगा कंप्लीट करने में। वो है सेक्शन 40A(7), सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रोविजंस फॉर ग्रेचुइटी के बारे में। प्रैक्टिकली इसको याद मत ही रखिए, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, छोटा सा पार्ट है, MCQ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो और अपने नॉलेज के लिए आप दिमाग में रख सकते हो कि ये ग्रेचुइटी वाला। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिडक्शन हम लोग को कोई भी प्रोविज़न के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें 3 केस होता है कि ग्रेचुइटी का क्या डिडक्शन मिलता है, आप बोलोगे हाँ मिलता है सर, ग्रेचुइटी का डिडक्शन तो पड़े सर मिलता है। तो अगर ग्रेचुइटी एक्चुअल अमाउंट जितना आप देते हो उसका मिलता है। दूसरा, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, पढ़ कर आए थे सेक्शन 36(1) में, पढ़िएगा, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड स्पेसिफाइड बिजनेस, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड उस पर। लेकिन अगर आप ग्रेचुइटी का प्रोविज़न बना रहे हो, एक बेसिक आइडिया बना रहे हो कि चलो हम सोचे हैं देंगे, सोच रहे देने का, ऐसा ऐसा प्रोविज़न बना रहे हो, उसके लिए आप फंड अलग कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आइदर आप एक्चुअल पे करो या फिर अप्रूव्ड में रखो, या प्रोविज़न कि अच्छा अभी हम अपने पास रखते देखते हैं देंगे, ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा सोचने का आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, सोच के आप पैसा का डिडक्शन लिए जा रहे हो।
लेकिन अगर याद रखो कि अगर कोई एम्प्लॉई इसी साल रिटायर होने वाला है और उसी ईयर पे आप प्रोविज़न बना रहे हो, तब डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप तुरंत उसको दे दोगे, तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अनदर एक छोटा सा सेक्शन आता है जिसका नाम है सेक्शन 40A सब सेक्शन 9, जिसमें आपको ये याद रखना है आप डिसअलाउड हो कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आप नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स में लगाते हो। सर नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स मतलब, देखिए स्टैट्यूटरी फंड्स का मतलब होता है कि जो जैसे बोनस देना अपने एम्प्लॉयज़ को, ग्रेचुइटी देना, ये सब स्टैट्यूटरी फंड्स है। ये लॉ बोलता है आपको देना चाहिए वेलफेयर के लिए। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब लॉ बोलता है इसका कंपल्सन नहीं है, फिर भी आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद से बना के, तो उसका हम लोग डिसअलाउंस देंगे, उसका हम लोग आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो थ्रू एवरीथिंग हियर। दिस एंड्स ऑल द एक्सपेंसेस डिसअलाउड। एक्सपेंसेस डिसअलाउड का कुछ डिस्कशन हो चुका है और एक्सपेंसेस अलाउड आपको मालूम है। पीजीबीपी का आप एक बार ज़रूर, कल संडे है, हाँ, तो आप क्या करोगे, आप ज़रूर से सारा वीडियो मतलब पीजीबीपी का पूरा रिवाइज़ करके उसको दिमाग पे रख लीजिए। अभी जिस तरह से जो सीएमए हुए, सीए हुए, सीएस हुए, एलएलबी हुए, सबका एग्ज़ाम पोस्टपोन। एलएलबी को तो एग्ज़ाम भी नहीं देना है, फिर भी वो टैक्स पढ़ रहे हैं। सीए सीएस ऑप्ट आउट में है, उनको देना ही देना कभी कभी। तो आप ये नॉलेज खुद के दिमाग पे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।